बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने सीएम बनर्जी पर निशाना साधते हुए एक बार फिर जातिगत कार्ड भी खेला। पीएम ने मंच से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आया है और पश्चिम बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी जो इनकी मानसिकता है, उसका भांडा फूट गया है। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वह सारा का सारा मुसलमानों को और वो भी घुसपैठियों को बांटा जा रहा है। मोदी कहते हैं कि कोर्ट ना होती तो क्या होता। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बंगाल की ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सपरिवार बोधगया पहुंचे सीएम यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा और टीएमसी पर जमकर बरस रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यही कारण है कि सभी इकट्ठा होकर देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक एसटी, एसटी और ओबीसी को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये एससी, एसटी, ओबीसी का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है। जिस चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 24 मई को सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में उन दलीलों को रखा गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा फॉर्म 87 के विरुद्ध 1.07 करोड़ मतों की वृद्धि को दर्शाया गया है। ऐसे में अब इस पर समूचा विपक्ष इसे साजिश करार दे रहा है। साथ ही इसे एक पक्षीय राजनीति से प्रेरित भी वह बताता रहा है। उधर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। फॉर्म 87 का डाटा अपलोड करने में चुनाव आयोग गोलमोल बातें क्यों कर रहा है। हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो साक्षात है यहाँ। मोदी जी ने कह दिया है कि भगवान ने उन्होंने यहाँ भेजा है, तो हम मोदी जी से कहते हैं आप भगवान हो, तो कोई थोड़ी तो अपने मतलब के चेलों को कहो ना कि कुछ काम तो सही तरह से ही करें, क्योंकि ये तो मतलब कि भगवान ने आपको भेजा, इसलिए भेजा ना कि लोकतंत्र बाहर रहे। भगवान ने इसलिए तो नहीं भेजा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को उसके मन मर्जी से जो भी करना चाहे कहे। तो ये तो बड़े दुख की बात है। मतलब कि हजारों साल के बाद भगवान हमारे पास आए, हजारों साल के बाद। हमें पूजा भी करनी चाहिए हमें उनकी। सुना है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी भी उनके भक्त हैं। तो जगन्नाथ भक्त हो गए, भगवान यहाँ साक्षात हो गए, और हम आम आदमी अब आप ही के पास आएगा ना, आपके यहाँ कहाँ पे जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना को लेकर तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा सेंट्रल स्कूल बीएनपी देवास में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आप सब जानते हैं कि 4 तारीख को काउंटिंग है, 4 जून को। 4 चरणों में मतदान मध्य प्रदेश का समाप्त हो गया है। सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी हैं। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। सारा कुछ व्यवस्थित है, सारी मशीनें सुरक्षित हैं और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में सब कुछ है। कैंडिडेट्स के लिए या उनके प्रतिनिधियों के रुकने, ठहरने या देखने की व्यवस्था भी की गई है। यद्यपि कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं
ऐसा बताया गया। स्क्रीन भी लगी हैं जिसको उसका लाइव फीड भी दे रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। काउंटिंग को लेकर के जो डिफरेंट रूम्स हैं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए, अलग अलग संख्या में टेबल्स हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। कुछ बची है वो की जा रही, जो कि अभी समय बचा हुआ है। काउंटिंग के स्टाफ का चयन हो गया, ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो तमाम तैयारियां जो काउंटिंग को लेकर के हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में 84 वर्ष के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पिता को दिखाया जा रहा है। उन्हें दिखाने की वजह है ईडी द्वारा उन्हें पूछताछ में लिया जाना। ऐसे में अब जहां समूचा विपक्ष भाजपा को घुरने पर तुला है, आप पार्टी ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। आप नेता संजय सिंह कहते हैं कि नफरत की राजनीति में मोदी जी इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब वे अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को पुलिस से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जो बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पाते, ठीक से सुनते भी नहीं। माँ 76 वर्ष की हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। मोदी जी का यह अत्याचार पूरी दिल्ली और देश की जनता देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हो, सब क्यों धक्का मार रहे हो? अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला, और आज सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी के बूढ़े बीमार माता पिता से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने की प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। पंजाब में स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आगामी लोकसभा चुनाव के चरण के पूर्व रैली और जनसभाओं में व्यस्तता दर्शाई है। आज एक पीसी के दौरान जीतू ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। जीतू कहते हैं कि पीएम को इस चुनाव नफरत की राजनीति का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी न्याय के 5 सिद्धांत पर चुनाव लड़ रही है, जिसका उद्देश्य किसान, युवा, महिला, श्रमिक सहित हर वर्ग के लिए न्याय है। कानूनन कैसे होता है भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को बताया। कानूनन भ्रष्टाचार जो बॉन्ड योजना है, जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश को पता चली, इन्होंने कोविड में कोवैक्सीन के लिए दर दर जब लोग भटक रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी पैसे डलवा रहे थे पार्टी में गोदावाला से 50 करोड़ से ऊपर रुपए। जब एक नरेंद्र मोदी जी की कंपनी 181 करोड़ की, उससे भी 1100 करोड़ बीजेपी में डलवा, बीजेपी के खातों में डलवा, रजिस्टर्ड है, ये झूठ नहीं है ना आरोप है, इसका ये स्कीम है। ऐसे ही उन्होंने जिसको ठेका दिया उससे बीजेपी में पैसा लगा, ये रिश्वत नहीं थी तो क्या था, ये करप्शन नहीं था तो क्या था। उन्होंने जिन पर रेड डाली, जिन पर कार्रवाई की, जिन पर सीबीआई के छापे डले, सबसे पैसे ले लिए। ये आर्थिक एक तरह से रिश्वतखोरी नहीं है क्या है। तो मैं मानता हूं कि हर तरीके से रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये देश ने भारत देश का दुनिया में सर चुका। करप्शन के इंडेक्स जब आया तो दुनिया में हमारा स्केल सबसे हाई पर। महिला डॉक्टर को अश्लील मैसेज भेजने वाले मामले पर ऋषिकेश एम्स में आज पुलिस का अजीब ही रवैया देखने को मिला। बकौल पुलिस नर्सिंग डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच विरोध और जब बढ़ गया जब पुलिस डॉक्टर को पकड़ने के लिए गाड़ी लेकर एम्स की इमरजेंसी में 4थे फ्लोर पर पहुंच गई। ऐसे में एम्स के स्टाफ ने घटना को राजनीति से प्रेरित होना बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई का विरोध भी किया। हम ये कहना चाहते हैं, संडे की शाम को मेरी कलीग के साथ में ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक नर्सिंग अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। इन्होंने जब उसकी रिपोर्ट फाइल करने की कोशिश की, इन्होंने तुरंत सीनियर नर्सिंग अधिकारी को बताया, उसके बावजूद 72 घंटे तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया। इन्होंने जब एफआईआर फाइल करने की कोशिश की तो उन्हें दबाने की कोशिश की। ये बोला गया कि तुरंत एफआईआर फाइल करने से केस वीक होगा, आप एफआईआर फाइल मत करो। इन्होंने अपनी कोशिशों से अपने घर वालों को बुलाकर अपनी कलीग्स की सहायता से एफआईआर फाइल करी। उसके बाद में भी 354 के अंदर एफआईआर फाइल होने के बावजूद अभियुक्त आज सड़कों पर खुला घूम रहा है। ऐसा क्यों है, हमें इसका जवाब चाहिए। प्रशासन की ओर से हमें इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ना प्रशासन एफआईआर में पार्टी है, प्रशासन की तरफ उल्टा हम लोगों को खाली एम्प्टी प्रॉमिसेस, लूज टॉक्स दिए जा रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, अभी काम पे वापस चलो। इन सब के अगेंस्ट
हमारी डिमांड है, पहला, अभियुक्त की तुरंत बर्खास्तगी हो। दूसरा, अभियुक्त जेल की सलाखों के अंदर हो। तीसरा, अभियुक्त को नर्सिंग काउंसिल को रिपोर्ट किया जाए ताकि किसी और डॉक्टर, किसी और नर्स, किसी और पेशेंट के साथ में ऐसा दोबारा ना होने पाए। ये सब हमारी मांगे हैं। एम्स प्रशासन को हमारी सारी बातें पता होने के बावजूद उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए और हमें जब उनके सामने हमने अपनी सारी बात रखी, उल्टा हमें धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और हमारी कोई मांगे नहीं सुनी गई अभी तक। हमारा सवाल इतना है बस कि अगर ये घटना हो गई है उसके 24 से 48 घंटे बाद भी हमारे प्रशासन की तरफ से कोई भी एक्शन आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं लिया गया है।